हमारे डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त लड़ रहे हैं इस बीमारी से, उनके पास पीपीईज मौजूद नहीं है। अगर वो पीपीईज अपना हक मांगने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वो बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। 19 है कोरोना वायरस की वबा, वो पाकिस्तान में दुनिया भर के साथ तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गई है और आज ये तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। अगर कहा जाए 21,501 जो अब तक के आदादो शुमार हैं उन तक ये तादाद पहुंच गई है। हलाकतें 486 हो गई हैं। पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट उसी तरह का है, डिफरेंट नहीं है जो कि दुनिया भर में था और दुनिया भर में चल रहा है। यानी कि इसकी तादाद में हर रोज़ और हर हफ्ते कई गुना इजाफा हो जाता है। दो भी इसको नरम करने की, लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुकूमत का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और आप समझते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग अ गवर्नमेंट वो दुरुस्त पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, आपने बहुत से नंबर्स आज आवाम के सामने पेश किए हैं। सवाल ये उठता है कि आप ये नंबर्स क्यों पेश करते हैं? मेरे ख्याल में तो आपको पेश नहीं करने चाहिए। आपने पाकिस्तान के नंबर्स पेश किए हैं, वज़ीर आज़म का क्लिप भी आपने चलाया। उस क्लिप में आपने कहा कि हमारा ख्याल था कि मई के आखिर में 50,000 लोग हो जाएंगे, लेकिन अभी इतने हुए हैं। कैसे पता आपको इतने हुए? किसी को भी कैसे पता है कि पाकिस्तान में कितने लोग हुए? अगर आप एक गली के अंदर टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक गली में 18 लोग निकलते हैं पॉजिटिव। अगर आप एक स्टूडियो टेस्ट करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि इस्लामाबाद के 2 स्टूडियोज में टेस्ट किए गए तो 30% लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। अगर आप मर्दान के एक यूनियन काउंसिल के अंदर टेस्ट करते हैं 47 लोगों को तो 41 उसमें से पॉजिटिव निकलते हैं। आप चामीरा जाते हैं तो आपको चामीरा बंद करना पड़ता है अगर आप वहाँ पे टेस्ट करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आप नंबर, जो भी आपने नंबर आज बताया कि पाकिस्तान में इतने हैं, जो वजीर आजम ने बताया, कैसे मालूम है भाई? जितने टेस्ट आप कर रहे हैं, पंजाब की 11 करोड़ की आबादी है और पिछले हफ्ते आप ही के प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कि एक दिन में 1700 टेस्ट हुए पंजाब में। 11 करोड़ की आबादी और 1700 टेस्ट। तो अगर ये 1700 भी आप ना करें तो 3 दिन के बाद आप क्रेडिबली हुकूमत कह सकती है कि पाकिस्तान में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। वाह, ऐसा भी क्या मुल्क होगा जहां पे इतना अल्लाह का करम है कि एक भी मरीज नहीं। अभी आपने डॉक्टर साहब की दास्तान सुनी, फुरकान साहब की वो जो क्लिप चल रही है, आपने उनकी ज़ौजा की आह फुरकान सुनी और साथ में आपने असद उमर साहब का मैसेज भी सुना होगा कि हमारे यहाँ तो ट्रैफिक में इससे ज्यादा लोग मर जाते। तो भाई ट्रैफिक लाइट भी बंद कर दें, ट्रैफिक वार्डन भी जो हैं उनको छुट्टी करवाएं और वो तमाम पैसा मईशत में लगाएं। ये किस तरह के बयानात हैं? कहाँ पे लोगों का दुख दर्द, कहाँ पे लोग मर रहे हैं, उनके माँ बाप मर रहे हैं, उनको वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, और कहाँ पे ये बयान के इससे ज्यादा लोग तो ट्रैफिक पे मर। भाई बयान ही मत दें, इससे बेहतर है आप। मैं ये समझता हूँ कि एक स्वीडन को आप निकालें और स्वीडन के अंदर, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा अमवात की शरह है। स्वीडन के अलावा कोई दुनिया का मुल्क नहीं है जिसने लॉकडाउन को नरम करने से पहले उसकी कमर नहीं तोड़ी। वायरस की कमर तोड़ने का मतलब क्या है कि जब उसका ग्राफ, नई इन्फेक्शंस का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ, हमारे यहाँ उस ग्राफ जो है वो 2.0 से 3.0 के दरमियान में आगे बढ़ रहा है, यानी उस स्टेज में जिसमें हॉकी स्टिक की तरह वायरसेस बढ़ रहे होते हैं। और आपने नंबर गिनवाए हैं, बगैर टेस्ट के भी नंबर आपने गिनवाए हैं। इसके अलावा अमवात की शरह 6% है खैबर पख्तूनख्वा में, और उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा, और मैं उनको शाबाश देता हूँ बिलखसूस उनके वजीर जो खजाने के हैं और सेहत के हैं, कि वो वाहिद सूबा है जो WHO की मुनासबत से इस वक्त अमवात की शरह रिपोर्ट कर रहा है, बावजूद इसके कि उनको लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे यहाँ अमवात की शरह असल में है क्या। बिल्कुल काफी ज्यादा है। एक हफ्ता में बताया कि पिछले हफ्ते में 24 लोग आए। पंजाब के टेस्ट के ऊपर जरूर आपके पास आएंगे क्योंकि आपकी काफी इसके ऊपर रिसर्च भी है। मैं चाहूंगी कि हम इसके ऊपर आज एक मुदल्लल गुफ्तगू और प्रोग्राम जो वो पेश करें। मुस्तफ़ा साहब, आपको क्या लगता है कि अगर कल ये फैसला हो जाता है, जो कि मोस्ट लाइकली हो जाएगा 9 मई को, क्योंकि काबीना ने अपनी मंजूरी दे दी कि खोल दिया जाए सब कुछ, उसके बाद क्या होगा? आप क्या देखते हैं? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट और वजीर आला सिंध से जो हमारी बात हुई गुज़िश्ता हफ्ते, वो तो ये कह रहे हैं कि तबाही हो जाएगी। 60,000 लोग करीब हम देख रहे हैं इस लॉकडाउन के बावजूद अगले कुछ दिनों के अंदर, अगले महीने के आखिर तक। तो फिर क्या आपको क्या नजर आ रहा है? हमारे डॉक्टर्स दे सकते हैं,
और अगर आप उनकी राय को सामने रखें तो चाहे वो कराची के डॉक्टर्स हो, चाहे वो लाहौर के डॉक्टर्स हो, चाहे वो पेशावर के डॉक्टर्स हो, या चाहे वो क्वेटा के डॉक्टर्स हो, पूरे मुल्क में डॉक्टर्स जो है वो यक जुबान है और वो ये बात कह रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, ये सारा का सारा मरीज हमारे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे अगर हम लॉकडाउन में नरमी करते हैं, और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा कि इस सूरत हाल में हम ये बात तस्लीम करते हैं, हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करना चाहते और हम ये जरूर समझते हैं कि हमारा मुल्क एक पसमानदा मुल्क है, हमारे यहाँ वो हेल्थ केयर सिस्टम्स नहीं है जो एक तरक्याफ्ता दुनिया में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त लड़ रहे हैं इस बीमारी से, उनके पास पीपीईज मौजूद नहीं है। अगर वो पीपीईज अपना हक मांगने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वो बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। और अगर हमारा हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसमें हजारों के हिसाब से पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त हमारी क्या सूरत हाल होगी। तो पहला नुक्ता जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए जरूरी है, सुनने वालों के लिए भी, कि इसमें हमारी कोई राय, मैं कम से कम अपने बारे में कह सकता हूं कि मेरी राय की कोई अहमियत नहीं। खुदारा इसमें जो राय है वो मेडिकल एक्सपर्ट्स की, उसको सामने रखिए, डॉक्टर्स की राय को सामने रखिए और हुकूमत को तभी फैसला करना चाहिए। हम अगर बाकी मुल्कों में देखें, अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, उन्होंने डॉक्टर्स की राय को सामने नहीं रखा, उन्होंने इसको बहुत लाइटली लिया और फिर जो नतायज वहां पर निकले हमने देखे। इसी तरह अगर हम एक और मुवाजना करें, जर्मनी, वहां की जो चांसलर है एंगेला मर्केल, उन्होंने डॉक्टर्स की राय को सामने रखा, उन्होंने वो तमाम इक़दामात उठाए जो मेडिकल कम्युनिटी ने और एक्सपर्ट्स ने उन्हें कहे, और उसके नतीजे में वो वहां पर उसके ऊपर काबू पाने पर इस हद तक कामयाब जरूर हो गए कि उसका रेट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो वहां पर उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी ममालिक। यहाँ मगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि गुर्बत बहुत है, दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो घर नहीं बैठ सकता, तो स्मार्ट लॉकडाउन करने में क्या हर्ज है? अगर एसओपीज जो कि भी कहा, देखिए ये एक ऐसा आर्गुमेंट है कि जिसको आप हाँ जी इसको आप कतई नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। इसमें पहले दिन से जो हमारे सामने जो चॉइस थी और जो किसी भी तीसरी दुनिया के मुल्क, एक पसमानदा गरीब मुल्क के सामने जो चॉइस है वो यही है कि आपने, और तरक्याफ्ती ममालिक में भी वहां पर भी यही बहस है कि आपने लाइवलीहुड और जिंदगी, ये दो चीजें आपके सामने है, आपने फैसला करना है कि आपने इनमें से क्या चीज चूज करनी है, आपके लिए क्या अहम है। अगर इसको आप एक और नजर से भी देख सकते हैं कि अगर हम आपका ये आर्ग्यूमेंट मान लें कि लाइवलीहुड जो है और हमें लोगों को रोजगार से बिल्कुल महरूम नहीं करना चाहिए, इकोनॉमी खोलनी चाहिए, अगर हम इकोनॉमी खोलते हैं तो उस इकोनॉमी में खुदा ना खास्ता अगर जब ये रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ता है, अभी भी हम 20,000 के करीब, 21,000 के करीब पहुंच चुके हैं, और अगर ये बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होता है तो इसका सबसे पहले शिकार कौन लोग होंगे? वही लोग होंगे कि जिनके पास वसाइल ही नहीं है कि वो इस बीमारी के ऊपर अपना वो खर्च कर सके। अगर एक किसी घर का कमाने वाला अगर अस्पताल में एडमिट हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर उसके बच्चे, उसके खानदान 15-20 दिन, 1 महीना वो क्या करेंगे? तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरी नजर में वो इस वक्त ये है कि आप अवाम की जान की तहफ़्फ़ुज़ करें। मईशत बिल्कुल हमारे लिए एक चैलेंज है, चैलेंज आने वाले वक्तों में रहेगा। इस कोरोना के वबा के फैलने से पहले भी हमारे पास, अच्छा, मगर आई एम श्योर कि कैबिनेट में आज ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू आया होगा। मतलब ये देखिए, इस चीज को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम इस वक्त लाइटली इसको लेंगे तो वही नताइज हमारे सामने निकलेंगे जो इस वक्त निकल रहे हैं। जहां तक पहले दिन से शिबली भाई ने कहा कि हमने कंफ्यूजन क्रिएट की, हमने पहले दिन से, हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर था अस्मा कि हमें इस वक्त लॉकडाउन, दुनिया में कहीं भी इस वक्त इस मर्ज का कोई इलाज मौजूद नहीं है। अगर किसी मुल्क ने सक्सेसफुली इस मर्ज को ऊपर काबू पाया है तो वो काबू उन्होंने पाया है लॉकडाउन के जरिए से। बिल्कुल। अगर आप ये कहें कि इसका इलाज है नहीं और आप लॉकडाउन भी नहीं करेंगे तो फिर उसके नतीजे में जो होना है वो आपके सामने दो बड़ी प्राइम एग्जांपल्स मौजूद हैं। इवन वजीर आजम खुद बहुत लेकिन वो भी बड़े करीब से बचे हैं। हाँ, उनकी भी मुलाकात बिल्कुल मिलने गए, बिल्कुल ईदी साहब से हुई उस मीटिंग में, कि जिसमें उसके बाद शुक्र है कि वजीर आजम का नहीं पॉजिटिव निकला, लेकिन वो भी रिस्क ले चुके थे। तो इसके ऊपर एहतियात जो है, अब वजीर आजम कोई अवाम के अंदर इस वक्त बाजारों में तो नहीं फिर रहे, वजीर आजम भी बनीगाला में बैठे हैं या वजीर आजम हाउस में बैठे हैं। तो नतीजा जो है वो हम सब के सामने है।
हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। एहतियात का दामन हमें किसी तरीके किसी तौर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये लॉकडाउन इज द ओनली सॉल्यूशन। लॉकडाउन मुसद्दिक साहब, लॉकडाउन ही वाहिद सॉल्यूशन है जो कि जिससे बचा जा सकता है, अदरवाइज कोई और तरीका कार नहीं।